गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, जिसका जैसा समय हो। तो याद तो नहीं होगा, लेकिन पिछले लास्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक क्वेश्चन छोड़ गए थे। उस क्वेश्चन को करना है। इससे पहले आप लोगों को कुछ ये समझाना चाह रहे हैं, जो क्या इस वीडियो को आप लोग सही तरीका से यूटिलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। ये खुद आप टेस्ट करें, और इस टेस्ट का पैमाना क्या है। जिस तरह से कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ हो, उस समय क्या टेंडेंसी बना हुआ रहता है, जो कब मेरे सामने थाली का प्लेट आए खाए। उसी तरह से आपको हर वीडियो का इंतजार होना चाहिए, और यदि ये टेंडेंसी आपके पास है तो समझें जो आप इस वीडियो का सही यूटिलाइज कर रहे हैं। अदरवाइज आप एक मूवी की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा अभी सिचुएशन इस समय देश का है, विश्व का है, आपको अपने आप को इसमें ढालना होगा, एडजस्ट करना होगा। शुरुआती में हम लोग ये जान रहे थे, जो 3 मई के बाद ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। लेकिन अभी इसका उम्मीद कम है, इसीलिए अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो इस माहौल में ही ढल जाए। आप समझें, जो वीडियो के सामने, वीडियो के माध्यम से सर मेरे पास आए हुए हैं, और आप लोगों को जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो मेरे स्टूडेंट है, स्पेशली मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का जो कंफ्यूजन रह जाए, न समझ में आए तो डायरेक्ट आप कॉलिंग कर सकते हैं। और एक नंबर तो आपको बार बार देते ही हैं, जो व्हाट्सएप से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि आपको असाइनमेंट आपके माध्यम से मिल जाएगा। तो ये सवाल हम पिछले क्लास छोड़ दिए थे आप लोगों को, इसका डिस्कशन करें। कितने लोग बनाए होंगे ये हमको तो पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है जो रेगुलरली सिंसियरली इससे पिछला वीडियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर 2 में ये सवाल दिया गया है और इसके बारे में समझाया गया है। तो जो लोग इस सवाल के बारे में नहीं जानते हैं, वे भी किशोर सर फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर 2 देखें। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द, ये कैलकुलेट करना है। क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ये फाइंड करना है। व्हाट, तो ये फाइंड करने के लिए हम जानते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन यदि फाइंड करना हो तो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन मिलना चाहिए। तो यहां पे दिया हुआ है थीटा, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 30 डिग्री। कंसंट्रेशन हम जानते हैं जो हमेशा ग्राम पर ml में फाइंड किया जाएगा। तो यहां पे एक्सप्रेस है
जो 20 ग्राम जो सैंपल है वे प्रेजेंट है 200 ml में, तो 20 ग्राम 200 ml, तो ये बदल गया पर 100 ml, यानी 1/10 0.1 L। हमेशा किस में हमको लेंथ होना चाहिए, तो डेसीमीटर में होना चाहिए। डायरेक्ट हमको दिया हुआ है L = 10 dm। तो अब स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन यदि फाइंड करेंगे, थीटा 30 डिग्री, कंसंट्रेशन 0.1, लेंथ 10। सॉल्यूशन करें इसको, इस डेसिमल को हटा दें, 10 ये कैंसिल, बच गया 30। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों को कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट थीटा। थीटा मीन्स ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। सेकंड पार्ट के लिए थीटा फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, फिर स्पेसिफिक रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन लगा दिया गया, जो डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, डाइल्यूटेड। व्हाट इज डाइल्यूशन? यदि हम लोग एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, एक गिवन सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं, तो उस प्रक्रिया का ही नाम रख दिया गया है डाइल्यूशन। तो थीटा इक्वल टू, ये हम जानते हैं, जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन यदि फाइंड करना हो, तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कंसंट्रेशन इनटू L। तो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ये तो हमको पहले से पता है 30। अब यदि कंसंट्रेशन पता हो जाए, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए इस बार कितने लीटर, तो 1 लीटर। 1 लीटर में यदि बात करें, तो C = ये जो 20 ग्राम प्रेजेंट है, वे इस बार 1 लीटर में, और 1 लीटर मीन्स 1000 ml, इसीलिए 20 डिवाइडेड बाय 1000 कैंसिल 0.02, कंसंट्रेशन मिल गया। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें ये जो ट्यूब का लेंथ है, याद है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी किस डिवाइस से मेजर किया आता है, जिस सबको याद हो क्या समझाए, जो मन में ही क्वेश्चन का आंसर कर लेना है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिटर्मिनेशन पोलारीमीटर से किया जाता है। तो ये L जो है, L ज्यों का त्यों है, 10 डेसीमीटर। तो अब C भी मालूम हो गया, C कितना है 0.02, L कितना है तो 10। अब इसका सॉल्यूशन करें तो कितना डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री। अगेन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ये फाइंड करना है, और इसके लिए तो हम फार्मूला जाने, जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन कंसंट्रेशन इनटू L। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, तो अभी हमको क्या मिला, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन 6। क्यों लिखे यहां पे 6? क्योंकि हमसे कहा जा रहा है व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। यदि सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया, उसके बाद बतावे स्पेसिफिक, तो उसके बाद जो हम लोग देखे हैं ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, वे तो 6 बन गया। कंसंट्रेशन 0.02
2 डाइल्यूशन के बाद, और फिर ये ट्यूब या तो डाइल्यूशन हो या बिना डाइल्यूशन हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों को अगेन मिल गया आंसर 30 डी। कायरल कार्बन, कायरल सेंटर पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे। एक वैसा कार्बन जिसका चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच्ड हो, उसको हम कायरल कार्बन कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। और इसका रिप्रेजेंटेशन स्टार से किया गया था। कायरल कार्बन या कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये ग्लूकोज है, हम लोग देखेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स में बात करेंगे। तो अभी आपको फाइंड करना है जो इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6। क्यों यहां से स्टार्ट किए? क्योंकि ये अल्डिहाइड है और नोमेनक्लेचर में यदि अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हो तो अल्डिहाइड से ही स्टार्ट किया जाएगा। यहां पे कायरल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है कोई चांस? क्योंकि यहां पे ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो यहां बात हट गया। यहां चले, OH H डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और इतना बड़ा पार्ट, ये जो हम देख रहे हैं, ये इतना बड़ा पार्ट। तो देखें जो ये चारों का चारों पॉइंट डिफरेंस है कि नहीं है। तो जब ये 4 पॉइंट डिफरेंस है, 4 बॉन्ड अलग अलग है, इसलिए ये कायरल कार्बन कहलाएगा। ये भी कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। लेकिन ये नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें हम लोग, जो दोनों का दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सेम। इसलिए कायरल कार्बन इस ग्लूकोज में कितना? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कायरल कार्बन मिला। ये इसी का साइक्लिक फॉर्म है। ये जो देख रहे हैं, ये इसका क्या है? साइक्लिक फॉर्म है। तो साइक्लिक फॉर्म में कायरल कार्बन फाइंड करना है। यहां पे ये डिफर आ जाएगा, इसलिए ये कायरल कार्बन होगा। ये भी कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा, ये भी कायरल कार्बन होगा, ये भी कायरल कार्बन होगा। तो कितने कायरल कार्बन मिला? 1 2 3 4 5 कायरल कार्बन यहाँ पे 5 है। यदि नंबरिंग का बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसी का ये साइक्लिक फॉर्म है, जो डिटेल हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे। अभी सिर्फ मतलब है हमको जो व्हाट इज कायरल कार्बन, वैसा कार्बन जिसका चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच्ड हो। हम लोग साइक्लिक कायरल कार्बन का भी बात कर लिए हैं। तो अब देखेंगे कायरल कार्बन इन पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल, यानी बाईसाइक्लो में कायरल फाइंड करेंगे। तो SW के रूप में आपको छोड़ जाते हैं जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन क्लोराम्फेनिकोल। प्रयास करना है। ये जेईई मेन 2020 का है। हम जो भी बात करते हैं, जेईई मेन हो, नीट हो, 12th हो, सभी को लेकर के,
ये मत सोचें जो आप ये जेईई मेन का ही है, ये 12th का ही है, ये नीट का ही है, यानी हमेशा लो लेवल से हाई लेवल चलना है। यदि आप रेगुलरली इस वीडियो को आप देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। ऐसा कोई बात नहीं जो मेरा पढ़ाई न समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कायरल कार्बन इन बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल फाइंड करना है हमको, जो इसमें कायरल कार्बन कितना होगा। तो कायरल कार्बन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जो यहाँ पे यदि हाइड्रोकार्बन है तो इस कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ होने का तो कोई संभावना ही नहीं है। यहाँ से बात करें, यहाँ से बात करें, यहाँ से बात करें, कोई संभावना नहीं है। यहाँ थोड़ा सा देखें जो है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन को छोड़ करके रिंग में जितने भी कार्बन है उस कार्बन को 2 भाग में डिवाइड करें, तो 1 2 3 4 5 अढ़ाई अढ़ाई यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल हो जाएगा। इसलिए इस केस में कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा, यानी कायरल कार्बन इज इक्वल टू 0। इसमें देखें तो ये और ये तो अभी सेम है, इसमें हम डिफर कर देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए, और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड लगाए तो यहाँ सोचते हैं यदि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ से यहाँ हम डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट डिफर हो गया कि नहीं, ये पार्ट तो पहले ही से डिफर था, तो यहाँ भी ये कायरल होगा। और फिर इसी तरह से यहाँ सोचना है, तो इसमें कायरल कार्बन कितना मिला, 2। यहाँ पे देखें तो जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से बात करें, कट करें, देख रहे हैं, तो ये यहाँ से जो कार्बन है ये कट करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। इसलिए ये कायरल कार्बन होगा। और जब ये कायरल कार्बन होगा तो ये कायरल कार्बन होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां से जब हम कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट अलग है कि नहीं है। अब यहां से जरा देख ले, यहां से जब कट करेंगे तो अगेन 1 2 3 4 5 है, तो हमको अढ़ाई अढ़ाई डिवाइड करना है, तो 1 2 यहां से होते हुए यहाँ ये कट होगा, और जैसे ही कट होगा तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या डिफर होगा कि नहीं होगा। तो यहां से कट करने के बाद देखने में लग रहा है जो दोनों का दोनों सेम होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये कार्बन है तो ये भी कायरल बन गया। तो कायरल कार्बन कितना मिला यहाँ पे, 3। फिर यहाँ पे चले, जैसे ही यहाँ चलेंगे तो कहाँ से संभावना है, यहाँ से और यहाँ से कट कीजिए, तो कट जैसे ही करेंगे तो यहाँ से होते हुए ये पार्ट अलग हो गया, ये भी कायरल, ये भी कायरल, यानी कायरल कार्बन कितना मिला, 2। तो इस तरह से हम बाइसाइक्लो में भी कायरल कार्बन। डिटर्मिनेशन ऑफ स्यूडो कायरल कार्बन। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, झूठा। जहां केमिस्ट्री में हम लोग झूठा ना कह करके, फॉल्स ना कह करके क्या टर्म यूज करेंगे, स्यूडो। तो स्यूडो कायरल कार्बन यानी कायरल कार्बन डेवलप ड्यू टू cis trans और EZ और RS, हम लोग देखेंगे सब क्या है ये सब। कायरल कार्बन डेवलप ड्यू टू cis trans EZ और RS नेचर इज कॉल्ड स्यूडो कायरल कार्बन, उसको ही हम लोग स्यूडो कायरल कार्बन कहेंगे। तो यदि ये एग्जाम्पल देखें, OH
CH3। क्या आप देख रहे हैं, क्या ये कायरल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का तीनों हाइड्रोजन सेम है। यहाँ पे ये कायरल होगा, कोई होने की चांस नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी वैसा ही। यहाँ पे देखें तो ये जो है, यदि हम देखेंगे अभी, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों तो सेम है, और जैसे ही सेम है तो कोई कायरल होने की संभावना नहीं है। इसलिए इसमें हम ई सीस और ट्रांस या ई और जेड पर बात करें। आप देखें इसी को, यदि हम इस तरह से बात करें तो इसको हम एनालाइज करें, जो कहां पे कायरल कार्बन है इस मॉलिक्यूल में, इसी को एक्सप्रेस किए तो देखें यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या बोलिएगा? ट्रांस। ये अपोजिट है तो क्या बोला जाए? ट्रांस। ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, तो मीन्स ये दोनों का दोनों तो सेम है। इसलिए यहां पे कायरल कार्बन इज इक्वल टू, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? 0। यहां पे देखें ये क्या है? ट्रांस। ट्रांस और यहां पे क्या है? ये तो सीस। तो ये ट्रांस, ये सीस, ये डिफर है, और ये तो ऑलरेडी आप अच्छा से जानते हैं, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, जो ये डिफर है ही। इसलिए हम लोग ये जो कायरल कार्बन है, ये सिमेट्रिक सेंटर है, इसको ही कह दिया गया है स्यूडो कायरल कार्बन। स्यूडो कायरल कार्बन। तो वैसा कायरल कार्बन जो RS सीस ट्रांस या EZ के कारण डेवलप हुआ हो। यहाँ पे जो ये डेवलप हुआ है वे एक साइड सीस, दूसरे साइड ट्रांस, H OH के कारण, इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्यूडो कायरल कार्बन। यानी कायरल कार्बन डेवलप ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर RS EZ का बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले ये जो एक टर्म है डायमेंशन, उस डायमेंशन को हम लोग समझ लें। जो डायमेंशन क्या है? सपोज कीजिए ये लाइन आप इस तरह से एक स्फीयर को अरेंज करते हैं, अरेंज कर दिए, ये अपने आप में 1 डायमेंशन कहलाएगा। एक ऐसा भी हो सकता है जो जस्ट इसके हम नीचे रखें, जस्ट इसके नीचे रखें, तो ये जो हो जाएगा वे सेकेंड डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। एक तीसरा जो इसके ऊपर रखा जाए, लेकिन बोर्ड पे तो संभव है नहीं। इसका मतलब हम लोग जो किसी मॉलिक्यूल, जो कोई मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन वाला है, मतलब x y z, ये x प्लेन, y प्लेन और क्या कहते हैं z प्लेन, तीनों प्लेन में हो, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया 3 डायमेंशन। तो बोर्ड पे हम कितने डायमेंशन का सिर्फ बात कर सकते हैं? 2 का। एक x y कहें या x z कहें या y z कहें, यानी केवल 2 डायमेंशन का ही हम बात कर सकते हैं। तीसरा डायमेंशन हमको इमेजिनेशन करना होगा। तो जो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन का है उसको बोर्ड पे 2 डायमेंशन के रूप में रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, प्रोजेक्ट करना, फॉर्मुलेटेड करना, इतने मेथड से हम जानेंगे।
पहला क्या है? द फ्लाइंग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, दूसरा फिशर रिप्रेजेंटेशन, तीसरा सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, चौथा न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कहें, प्रोजेक्शन कहें, फार्मूला कहें, ये तीनों ही टर्म क्या है? सेम है। और ये जो हम 4 मेथड बात कर रहे हैं किसके लिए? 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशन, ये x हो गया और ये y हो गया, 2 डायमेंशन। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होगा वे कितने डायमेंशन वाला होगा? 3 डायमेंशन वाला होगा, x y z। इस 3 डायमेंशन को कितने डायमेंशन में एक्सप्रेस कर देना है? तो 2 डायमेंशन में। मतलब एक को हमको तोड़ना पड़ेगा, या तो x में ले जाना पड़ेगा या नहीं तो y में। तो यही यहां पे एक्सप्रेस कर दिया है, जो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल हमेशा होगा 3 डायमेंशन वाला, लेकिन उसको हम लोग समझेंगे कितने डायमेंशन के रूप में? तो 2 डायमेंशन के रूप में। तो फ्लाइंग वेज डैश प्रोजेक्शन या रिप्रेजेंटेशन कितने डायमेंशन वाले मॉलिक्यूल का? तो 3 डायमेंशन वाले मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन करना है। CH2OH, CHO, HOH, ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन वाला है। मतलब x प्लेन में भी होता है, y प्लेन में भी होता है और z प्लेन में भी होता है। इसको पेपर पे हम लोग एक्सप्रेस करने जा रहे हैं 2 डायमेंशन, और वे कौन सा मेथड से? तो फ्लाइंग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से, प्रोजेक्शन से। ये कार्बन ले लिए, हम किसी भी एटम का ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वे कौन सा? तो कायरल कार्बन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में CHO और दूसरा OH, ये दोनों का दोनों लाइन आप देखें जो एक जैसा है। ये इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये दोनों को क्या कहना है? जो कहां पे प्रेजेंट है? तो इन द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब हम लोग जो कोई पेपर लेते हैं उस पेपर के प्लेन पे प्रेजेंट है। तो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यदि हम एक बुक ले लें तो इस पे जो बात करेंगे, ये जो आपका है वे प्लेन ऑफ द पेपर है, जहां पे हम क्या रखे हैं? तो ये CHO और OH को रख दिए। और अभी कितने मेरे पास बचा हुआ है? 2 बॉन्ड। ये दोनों का दोनों 1 प्लेन है। ये जो दोनों का दोनों हम देख रहे हैं ये 1 प्लेन। दूसरा यहां पे CH2OH किसी को रख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रोकन लाइन है, इसको क्या कहेंगे? ब्रोकन वेज बिलो द प्लेन ऑफ द, बिलो द
प्लेन ऑफ द पेपर। एक और लाइन हम खींचे क्योंकि अभी मेरे पास एक और बचा हुआ है, तो यहां पे हम लेते हैं इस तरह का। ये ब्रोकन वेज, टूटा हुआ वेज ले लिए और इसको कह देंगे सॉलिड वेज। ये जो देख रहे हैं आप, इसको सॉलिड वेज कहेंगे। ब्रोकन टूटा हुआ है, तो जब ये टूटा हुआ है, एक तो हुआ जो इस प्लेन पे, और दूसरा ये ब्रोकन वेज इस तरह से होगा, सॉलिड वेज इस तरह से होगा। इतना ही याद रखें, जो यदि टूटा हुआ है तो वे नीचे की तरफ गिर जाएगा, सॉलिड है तो खड़ा रहेगा, और जो खड़ा रहेगा वे तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके सामने होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये जो सॉलिड वेज है, जहां पे कौन सा एटम है, कौन सा ग्रुप है, तो सॉरी यहां पे H, यहां पे H, तो ये क्या कहेंगे, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। मतलब हम लोग यदि है वहां पे तो हम लोग तरफ, और ये क्या होगा, यदि प्लेन के नीचे है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या और क्या कह सकते हैं, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, या इसी को हम कह सकते हैं बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। और इसको आप क्या कह सकते हैं, जब ये बिलो हो गया तो ये कहलाएगा एबव द प्लेन ऑफ पेपर, एबव द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर हो गया। तो जैसे ही आपसे कहा जाए फ्लाइंग वेज डाइस प्रोजेक्शन, तो उस सिचुएशन में कितने डायमेंशन वाला होगा, ये दोनों मिलकर के 1 डायमेंशन, एक, ये 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 डायमेंशन वाले मॉलिक्यूल को हम लोग कितने डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में। तो एक और एग्जांपल ले लें, CH3OH, इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं जो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये कार्बन ले लें, OH H, ये दोनों का दोनों 1 प्लेन, और ये कहां पे, ऑन पेपर। H, ये इस तरह से, H, H, क्या कहें इसको, एबव द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे याद रखना है, सॉलिड है, ठोस है, तो ठोस है तो ऊपर की तरफ होगा, यानी क्या कहें, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और ये क्या होगा, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। और जब बिलो होगा तो
वे नीचे होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लेकिन क्या ये कायरल कार्बन है? नॉट कायरल कार्बन, नॉट कायरल कार्बन, ये कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो यहां पे फिशर प्रोजेक्शन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ये मॉलिक्यूल है और ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल कार्बन है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। क्या हम लोग देख रहे हैं? जो H और OH ये वन लाइन में है और ये जो है ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वे एबव द प्लेन ऑफ पेपर, एबव द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। ये जो दो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल। ये वर्टिकल सॉलिड लाइन है और वर्टिकल सॉलिड लाइन जो होगा वे बिलो द प्लेन। ये दोनों क्या होगा? एबव द प्लेन। सर ये दोनों क्या होगा? एबव द प्लेन, जो भी हॉरिजॉन्टल होगा, और ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, या यूं कहें अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये कितने डायमेंशन हो गया? 2D रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले वेज डाइस प्रोजेक्शन जो देखे वे हम लोग कितने डी रिप्रेजेंटेशन देखे? तो वे 3D था और ये क्या है? 2D। और इससे पहले जो देखे ये जो आप देख रहे थे इस तरह से, ये HClOH NH2, इसको कितने D बोला जाएगा? तो 3D बोला जाएगा। अब सवाल है, यदि एक से यहां पे ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस इंडिकेट करता है कायरल, ये क्रॉस, और क्रॉस को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे? कायरल कार्बन के नाम से जानेंगे। कहते तो यदि कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी हो, if more than one chiral carbon, then in Fischer projection represented in vertical line, इस तरह से ऐसा एक्सप्रेस करना सही होगा। HCH3 अब कहीं पे भी आप रखें, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? वर्टिकल। यदि इस तरह से हम एक्सप्रेस कर दें, ऐसा एक्सप्रेस कर दें, तो ये एक्सप्रेशन क्या समझा जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या है? वर्टिकल। यहाँ पे जो कायरल कार्बन है ये कायरल कार्बन वर्टिकल है और यहाँ कायरल कार्बन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन तो फिनिश्ड हो गया, शॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो स्टे द होम, सेफ द होम।